With the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, this is the online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Today we'll discuss Mr. Blini. Mr. Blini by Philip Larkin. मिस्टर ब्लिनी को फिलिप लार्कन ने 1955 में लिखा। मिस्टर ब्लिनी एक ऑटोबायोग्राफिकल इसमें टच दिया है उसने। मिस्टर ब्लिनी एक ऐसा बंदा है जो जिसकी डेथ हो चुकी है। हम इसको जब गौर से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर ब्लिनी एक लैंडलॉर्ड लेडी से उसने कमरा है रेंट पे लिया हुआ था। वो एज अ पेइंग गेस्ट उसके घर में रह रहा था। यानी ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आजकल तो पाकिस्तान में भी है कि पेइंग गेस्ट जो है आप किसी को रख लेते हैं घर में। तो ये एज अ पेइंग गेस्ट वहाँ किसके पास, एक लैंड लेडी के पास रहता था। उसकी सारी लाइफ डिस्कस की गई है। ये हुआ यूँ था कि फिलिप लार्कन खुद कमरा लेने गए थे और जब उन्होंने कमरा लिया तो इसी तरह कमरे की कोई सिचुएशन थी रूम की, तो उसको देख के पोएम लिख दी। बड़े सिंपल आइडियाज़ जो हैं उसने वैसे ही डिस्कस कर दिए। यानी आइडियाज़ जो हैं जैसे जैसे वो मैंने कल बताया था एपिफेनी कि जैसे जैसे आइडियाज़ उसके पास आ रहे हैं सिंपल, वो वैसे वैसे डिस्कस करता जाता है। तो ये एक एपिफेनी होता है कि जो इंट्यूटिव आइडिया, जो विजन से, जो इम्पल्सिव आइडिया उसके पास आ रहे हैं उनको वैसे वो डिस्कस करता जाता है और बड़ी कोहेरेंट पोएम लगती है। एक जो स्टैंजा है वो दूसरे के साथ कोहेरेंट है, उसकी सेंस जो है आगे ट्रांसफ़र हो रही है। इसको कहते हैं कोहेरेंट आइडिया। इस पोएम के अंदर आप मिलेंगे। आप इसको पोएम को पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। आप पहले स्टैंजा को पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट स्टैंजा में देखता हूँ क्या करता है। यानी एक लाइफ दिखाई गई है, लाइफ लाइक दिखाया गया है। तो ऑटोबायोग्राफिकल है। फाइनेंशियल लेवल पे ये खुद भी पुअर था, यानी इसकी माली हाल तो खुद भी अच्छी नहीं थी। तो फिलिप लार्कन की भी अच्छी नहीं है तो ब्लिनी की भी अच्छी नहीं है। मिस्टर ब्लिनी जो डिस्कस किया गया है, मिस्टर ब्लिनी की लाइफ भी जो है वो फाइनेंशियली पुअर है। रेंटेड रूम में एक लैंड लेडी के पास रहता है, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। जो उसके पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, वो भी हाफ हैं, वो भी पूरे नहीं हैं। शो करता है कि रूम जो है वो 6 और 7 है। हमने देखा मज़ीद, हमने जब ओवरऑल इस पोइम को पढ़ा तो हमें ये भी पता चला कि मिस्टर ब्लिनी जो है वो आइसोलेट रहते हैं, वो इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। पर्सनैलिटी 2 तरह की होती हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी यानी ये क्या है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता, सोसाइटी में नहीं जाता, सोसाइटी इशू है, तन्हा रहता है, कमरे में रहता है। तो मिस्टर ब्लिनी की सारी लाइफ जो है हमें इसके अंदर मिलेगी। नो फैमिली, मिस्टर ब्लिनी की लाइफ नहीं है। फिलिप लार्किन की भी कोई फैमिली नहीं है, कोई उसने मैरिड लाइफ नहीं गुजारी। वो बहुत सारी फीमेल से उसका ताल्लुक़ तो रहा है, जैसे वो इलेजिटिमेट रिलेशन उसका था, लेकिन उसमें उसने किसी से शादी नहीं की। तो ये भी वैसा ही है। पैसिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाया गया इसके, कोई एम नहीं है, तन्हा रह रहा है और वहाँ पे एक फाइनेंशियल इशू भी हैं इसके। पोएट जो है वो इसको कहा जाता है पोएट ऑफ ग्रेवयार्ड, यानी इसकी पोइट्री के अंदर पैसिमिज्म, डेथ का सिंबल और ये सिंबलिज्म वगैरह डेथ की ये यूज़ करता ज़्यादा। बैचलरहुड इसने लाइफ गुजारी है, तो मिस्टर ब्लिनी भी वैसा ही है। बेड के साथ ऑक्यूपाइड बेड है जैसे इसका भी, तो एक बेड है उसके पास, उस बॉक्स में उसने अपने आप को बंद किया हुआ है। और डोंट लाइक रेडियोज़ एंड लाइक दैट। तो मिस्टर जो हमारा पोएट है फिलिप लार्कन, उसके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। क्रिटिक्स जो हैं वो साबित करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, कमरा लेने वाली, कमरा रेंट पे लेने वाली और फिर उस तरह किसी रूम को ऑब्जर्व करना, इसकी लाइफ में भी हुआ जब इसे कमरा लेने गया। फिर रेडियो का जो सीन है इसने डाला है, वो भी इसकी पर्सनल लाइफ से है। थीम इसमें लोनलीनेस का थीम है। और इसमें लिख लें, अपनी बुक के ऊपर ही लिख लें, आपको पता चल जाएगा। इसमें 3 इसके अंदर करैक्टर है। एक है स्पीकर खुद, जिसे फिलिप लार्कन कह सकते हैं, पोएट हिमसेल्फ। दूसरा मिस्टर ब्लिनी, जिसके कमरे को ये ऑब्जर्व करके ये सारी पोएम लिखता है। तीसरी लैंड लेडी है जो साथ साथ रहती है। लैंड लेडी कभी बोलती है इस पोएम के अंदर, कभी स्पीकर खुद बोलने लग जाता है। मिसाल के तौर पर आप मुझे कमरा दिखाएं,
मैं कमरे को देख के मैं ये कहूँ कि मिस्टर ब्लिनी ऐसे ऐसे करता होगा, यानी हम किसी के रूम में जाएं, आप मेरे साथ हैं, मुझे कमरा दिखाएं, तो आप मुझे कमरा बताते जाएं कि यहाँ पे मिस्टर ब्लिनी रहता था, ठीक है। मैं पर्दे फटे हुए हैं, ठीक है, नीचे हर चीज़ 6 और 7 है, बुक्स बिखरी हुई हैं, हर जगह मैस है और डर्ट पड़ा हुआ है, तो मैं उससे बहुत सारी चीज़ें जो है उससे खुद डिराइव कर लूँगा, खुद अंडरस्टैंड कर लूँगा। तो मैं भी खुद जो कॉन्टेम्पलेट करता जा रहा हूँ, साथ साथ वो बताती जा रही है, तो दोनों स्पीकर बन जाएंगे हम। तो पोएम के अंदर इस तरह 2 स्पीकर हैं। स्पीकर जो हैं वो टर्न बाय टर्न बोलते हैं, वो अपनी मेडिटेशन देता है, वो अपने दिमाग से सोचता है कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ। वो लैंड लेडी जो है वो साथ साथ बताती जाती है कि ये करता रहा है। बड़ी सिंपल पोएम है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा, आप आसानी से कर लेंगे। हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। हम लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और इसके साथ भी दी गई है। तो इसके अंदर डेथ का एलिमेंट भी है, डेथ का थीम भी है, अनसर्टेनिटी भी है और एम्बिगुटी भी है। कोई वाज़े आइडिया उसने वाज़े नहीं बताया कि वो मर गया, कहाँ चला गया मिस्टर ब्लिनी, कैसे छोड़ कर गया। एनी हो, लैंड लेडी बताती है कि वो तब तक यहाँ रहा जब तक उसे यहाँ से ले जाया नहीं गया। तो यहाँ से शो होता है कि ही वॉज डाइड, मूव्ड, दे मूव्ड हिम कि उसे कोई उठा के लेकर गया है। मिस्टर ब्लिनी की डेथ हुई है। बहुत सारी चीज़ें हमने यानी यहाँ से पोएम इसके अंदर से निकालनी है कुछ चीज़ें, ठीक है जी। देखिएगा, थीम मैंने बता दिया, लोनलीनेस का थीम है, एलिनेशन का थीम है, डिप्रेशन का, लोनलीनेस का और एंग्जाइटी का, परेशानी का, फाइनेंशियल इशू जो हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। देखिएगा पहला स्टैंजा। अच्छा, मैं पहले इसको रीड करता हूँ, आपने इसे गौर से देखना है, आपने इसके अंदर राइमिंग स्कीम नोट करनी है। दिस वॉज मिस्टर ब्लिनीज रूम, ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज। एट द बॉडीज़ का मतलब लिखें वर्कशॉप, जहाँ पे काम करते हैं कोई टेक्नीशियन वगैरह, इस तरह। टिल दे मूव्ड हिम, अंडरलाइन कर लें इन चीज़ों को। फ्लावर्ड curtains, thins and frayed, far to within 5 inches of the still. पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ। This was Mr. Blinny's room. He stayed. आपने नोट करना है कि कहाँ पे राइम जो साउंड है वो राइम्ड होती है। The whole time he was at the body's till यानी ठिल साउंड आई है तो नीचे आपने देखना है कहाँ पे ठिल जैसी साउंड आती है। नीचे देखिएगा, दे मूव्ड हिम, फ्लावर्ड, कर्टन, थिन एंड फ्रेड। फ्रेड और स्टेड जो हैं दोनों एक दूसरे के साथ राइम्ड हैं। हम पहली लाइन को लिखेंगे ए, दूसरी को बी, तीसरी को फिर ए बी की यहाँ पे राइमिंग स्कीम है। नोट कर लें, साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते जाएं। Whose window shows a strip of building land. लिखें टॉस्के का मतलब लिखें झाड़ियाँ या बसीदा झाड़ियाँ। इसको टॉस्की, लिटर्ड होता है जो बाहर टुकड़े पड़े हों, पुर्जे पड़े हों चीज़ों के, कागज़ वगैरह, उनको कहते हैं लिटर्ड। मिस्टर ब्लिनी took my bit of garden properly in hand. पहले लैंड और नीचे फिर देखें तीसरी लाइन पे हैंड आया, तो लैंड राइम है किसके साथ? हैंड के साथ। बेड अपराइट, चेयर्स, ये उस कमरे की सिचुएशन बता रहा है। 60 watt बल्ब, नो हुक, टुक और हुक, ए बी राइमिंग स्कीम सेम चलती है। बिहाइंड द डोर, नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स। I'll take it so it happened that I lie. lie का मतलब I lie शो करता है डेथ को। Where Mr. Blinny lay and stub and fags. bags और fag rhymed है, A B स्कीम जो है वो चल रही है। On the same saucer, souvenir and tries.
सॉसर सोविनर्स का मतलब लिखें एश ट्रे। ये होती है जहाँ पे सिगरेट पी के आप ऊपर उसके बुझाते हैं या उसके ऊपर डालते हैं, सिगरेट पी के उसके जो कवर है फेंकते हैं, उसको कहते हैं सॉसर सोविनर्स। एंट्राई स्टफिंग, स्टफिंग होता है किसी चीज़ को भरना। स्टफिंग माई ईयर्स विद द कॉटन स्पूल्स टू ड्रॉन। द जैबरिंग सेट, जैबरिंग सेट का मतलब लिखें रेडियो, इरिटेट करने वाला रेडियो। सेट ही एक्ट, एक्ट का मतलब लिखें रिक्वेस्ट करना, इल्तिजा करना। ऑन टू बाय, आई नो हिज हैबिट व्हाट टाइम। अब कौन बोल रही है? लेडी बोल रही है। किसके बारे में बता रही है? उस ब्लिनी के बारे में। आई नो हिज हैबिट व्हाट टाइम ही कम डाउन, ऊपर ड्रॉन नीचे डाउन। तीसरी लाइन में हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस, सॉस टू ग्रेवी, यानी वो ग्रेवी की बजाय वो क्या खाता था? चटपटी चीज़ें खाता था, सॉस खाता था। वाई, आगे उसने वाई क्वेश्चन रखा है। ही kept on plunging, प्लंजिंग होता है किसी में, किसी से जुड़ के रहना, गोता लगाना। ही kept on plunging at the four ways, यानी वो एक चीज़ के साथ जुड़ा रहता था, 4 नंबर के, जैसे वो कोई गेम वगैरह खेलता है। 4 ways, अब 4 अवेज है तो नीचे देखते हैं कि ये अवेज कहाँ पे यूज़ होता है वैसी साउंड। लाइकवाइज देयर ईयरली फ्रेम द फ्रेंटन फॉक्स हु पुट्स हिम फॉर द समर हॉलीडेज, यानी अवे और हॉलीडेज, यानी ये रन ऑन सेंटेंस जैसे नहीं होता, ये यहाँ पे नीचे ख़त्म होता है, यानी पहली लाइन अवे है तो नीचे हॉलीडेज पे ख़त्म होगी। एंड ये दूसरी लाइन बनेगी फिर, एंड क्रिसमस एट सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक। क्रिसमस कहाँ करता था? सिस्टर के हाउस में। बट इफ स्टूड एंड वॉच द फ्रिज्ड विंड, फ्रिज्ड विंड का मतलब लिखें कोल्ड विंड। टॉसलिंग द क्लाउड, टॉसलिंग द क्लाउड्स। और ले ऑन द फस्टी बेड, फस्टी का मतलब लिखें बसीदा, बेतरतीब बेड। telling himself that this was home and grinned, grinned का मतलब होता है मुस्कुराना। and shivered कांपना, without shaking off the dread। आगे जी आखिरी स्टैंडा, The how we live measures our own nature। यहाँ पे वो कहता है कि हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो पहचान है, हमारे रहने से हमारी नेचर जो है वो हमारी पहचान करती है। हमारी ज़िंदगी जो है वो बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल जो है वो मेजर करता है हमारी नेचर को, हम किस तरह के हैं। ये कौन बताता है? ये हमारा लाइफस्टाइल बताता है। हम रहते कैसे हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, सर फोड़ देते हैं किसी का, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या है, क्या यूज़ करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें हमारी नेचर बता देती हैं। हम बुक्स कैसी पढ़ते हैं, हम मूवी कैसी वॉच करते हैं, हम लोगों के साथ रिलेशन में कैसे हैं, हम कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी भी फॉर्म कर रही होती हैं और साथ साथ हमारी नेचर को भी शो करती हैं। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, यानी अब वो बूढ़ा शख्स था, ब्लिनी जो है वो जो कोई केयर भी नहीं करता सोशल स्टैंडिंग में वो कैसा है, यानी वो कैसा रह रहा है। नॉट गुड लाइफ टू शो, यानी उसके पास कोई चीज़ भी नहीं है शो करने के लिए, उसके पास ना तो अच्छी पर्सनैलिटी है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, कुछ नहीं। देन वन हायर्ड बॉक्स, वो रहता कहाँ? एक हायर्ड बॉक्स, एक रेंटेड बॉक्स है, उसके अंदर खुद को बंद किया हुआ है। शुड मेक हिम प्रिटी श्योर्स, और वो उसमें बड़ा मुतमिन है, यानी जिस लाइफ में वो रह रहा है उस लाइफ में वो उसमें बड़ा मुतमिन है उसी में। ही वारंटेड नो बेटर आई डोंट नो, यानी वो आगे फिर स्पीकर जो है उसके बारे में बताता है कि उसके बारे में मैं मज़ीद नहीं जानता कि वो क्या मीन से वो कैसे सोचता कैसे था। अब उसकी कमरे से हमने इतना तो जान लिया कि मिस्टर ब्लिनी जो है वो कैसा शख्स था, बड़ी डिसरप्ट और लॉनलीनेस का शिकार था, एलिनेशन का शिकार था, सॉलिट्यूड का शिकार था, फाइनेंशियल इशू थे, ये कमरे से तो हमने जान लिया। आखिर में लेसन बड़ा ज़बरदस्त देता है, वो कहता है लॉनलीनेस क्या करता है
कि लोनलीनेस से हमने ये तो उसकी सारे हाउस उसकी कंडीशन से हमने ये तो जान लिया कि मिस्टर ब्लिनी फाइनेंशियल इशू में था, परेशान था, डिप्रेस था। मिस्टर ब्लिनी लोगों से बात नहीं करता था और उसे बहुत सारे मसाइल थे और वो एलिनेट रहता था, सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रहता था। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, आई डोंट नो, आखिर में वो कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो सोचता कैसे था। मीन टू से कि वो उसकी सोच क्या थी, कि जब वो परेशान था या इतने सारे मसाइल के साथ वो क्या खुश रहता था, क्या वो इतने मसाइल के साथ किस तरह की सोच रखता था, ये मैं कहता है उसको नहीं, यानी इनर जो उसकी जो सिचुएशन है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन उसके रूम से ऑब्जर्व तो कर सकता हूँ, लेकिन ये सारे मसाइल के साथ वो कैसा था, किस तरह रहता था, क्या वो खुश था, मैं ये नहीं कहता मिस्टर ब्लिनी के बारे में, ये अभी तक नहीं बता सकता, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट हिज लाइफ। मैं आई जस्ट गेस फ्राम his room whatever he was spending life, but I couldn't tell you what was he thinking while living in such kind of situation। यानी इस सिचुएशन में रहते हुए मिस्टर ब्लिनी कैसा था, ये मैं कहता मज़ीद नहीं बता सकता, क्योंकि ये उसके माइंड के अंदर था जो भी चल रहा था। ये उसने लास्ट में बताया, कहते मिस्टर ब्लिनी हैड एवर केयर्ड अबाउट थिंकिंग ऑफ द सोशल स्टैंडिंग रिगार्डिंग द, क्या ये सारी जो सिचुएशन थी, क्या वो सोसाइटी के बारे में कुछ सोचता था कि वो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ कैसा रह रहा है, किस तरह रह रहा है इस बॉक्स के अंदर, क्या वो इससे परेशान था, रेंटेड रूम बॉक्स के अंदर उसकी जो लाइफ है वो लाइफ को कैसे देखता था, क्योंकि वो तो मिस्टर ब्लिनी ही बता सकता है, वो उसकी इनर लाइफ थी, उसके बारे में वो बेसिकली कहता है कि हम लोगों की अपीयरेंस से जो उसके अंदर जो क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते, हम जस्ट ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, जो मैंने देखा तो वो कहता है वो मैं ये वैसे बयान कर दिया, लेकिन आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग व्हाइल लिविंग इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। पहला स्टैंजा देखिएगा, दिस वाज मिस्टर ब्लिनी, ये कहता है मिस्टर ब्लिनी, आप याद रखिएगा कि इसके अंदर दो स्पीकर हैं, एक फिलिप लार्कन जो कि कमरा लेने गया है, स्पीकर है उसका, ठीक है, उसकी मुलाकात हुई है लैंड लेडी से, एक बंदा प्रेजेंट नहीं है, मिस्टर ब्लिनी उसकी डेथ हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुका है, कमरा छोड़ दिया है या उसकी डेथ हो गई है, मज़ीद नहीं बताता स्पीकर। दो स्पीकर इंटरचेंज करते जाते हैं, एक अपनी मेडिटेशन, एक अपनी कॉन्टेम्पलेशन में बात करता है कि वो कमरे को उसे दिखाने जाती है तो साथ साथ ही वो देख देख के अपनी भी सोच साथ बता देता है। आपने खुद जज करना है कि बोलने वाली लैंडलेडी है जो कमरा दे रही है, और अब कॉन्टेम्पलेशन कौन कर रहा है उसके ऊपर, आपने ये खुद जज करना है साथ पढ़ते। दिस वॉज मिस्टर ब्लिनीज रूम, ये मिस्टर ब्लिनी का रूम था, ये मिस्टर ब्लिनी का रूम है जहाँ पे स्पीकर आया है, यानी दिस वॉज, अब आप समझ जाएं कि ये लैंड लेडी बात कर रही है। ही स्टेड, जब भी डबल कोट में बात आएगी तो याद रखिएगा कि ये बात कौन कर रहा है, ये वो लैंड लेडी जो है वो बात करेगी, तो कभी स्पीकर, यानी ये इंटरचेंज करते जाएंगे। दिस वॉज मिस्टर ब्लिनीज रूम, ये मिस्टर ब्लिनी का रूम था। ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज, यानी उसने सारा वक़्त इसी रूम के अंदर गुजारा, यानी उसने अपना वक़्त इस रूम के अंदर गुजारा। ही वॉज एट द बॉडीज़, बॉडी मीन जब वो वर्कशॉप में होता तो फिर उसके बाद जब वो वर्कशॉप में काम करता था, यानी वो जाता था काम पर, तो उसके बाद यहाँ ही रहता था। टिल दे मूव्ड हिम, उतनी देर तक वो यहाँ रहा जब तक उसे उठा के ले नहीं गए। मूव्ड हिम का मतलब होता है कोई लेकर गया है, वो खुद नहीं गया, इसका मतलब है व्हेन ही वाज डाइड पीपल टुक हिम, लोग वहाँ से लेकर गए हैं। नाउ इट मीन लैंड लेडी बता रही है कि मिस्टर ब्लिनी की डेथ हो चुकी है, मिस्टर ब्लिनी एक ओल्ड मैन था, वो यहाँ रहता था, वर्कशॉप में काम करता था, तब तक यहाँ इस बॉक्स इस रूम के अंदर रहा जब तक वो डेथ नहीं हुई, लोग उसे ले नहीं गए, यानी उसके जो रिलेटिव्स थे, एक उसकी सिस्टर थी, कुछ रिलेटिव्स थे। फ्रेंटन एक प्लेस बताई है, एक स्टॉक प्लेस बताई है, दोनों प्लेसेस हैं जहाँ पे वो विजिट करने भी जाता था। Flowered curtains, thin and frayed, fall within 5 inches of the still। लिखें जी,
फ्लावर्स थे, यानी उसके कमरे की हालत बता रहा है। उसके कमरे में दे मूव्ड हिम, यानी तब तक वहाँ रहा जब तक उसे वो ले नहीं गए, रिलेटिव उसके उठाकर जब उसकी डेथ हो। फ्लावर, उसके कमरे के अंदर फूल जो हैं। कर्टन, यानी एक पर्दा है उसके ऊपर फूल है, फूल बने हुए। थिन, पतला। एंड फ्रेड, फटे फटे पुराने वो यानी पर्दे हैं। फॉल विद इन 5 इंचज ऑफ द स्टिल, और उसके अंदर 5 इंचज जो है, कर्टन्स जो हैं वो थिन हैं, उसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, और कर्टन इतने शॉर्ट हैं, इतने शॉर्ट हैं कि वो 5 इंचज जो हैं विंडो से ऊपर हैं। स्टिल का मतलब होता है कि उससे भी, यानी उससे ऐसे फील हो रहे हैं कि वो आधे आधे हैं, तो वो इतने अजीबोगरीब से लग रहे हैं। फॉल टू विद इन 5 इंचज ऑफ द स्टिल, कि वो 5 इंच विंडो जो है उससे क्या है कि विंडो से वो 5 इंचज जो हैं अबव है, कि विंडो जो है वो आधी जो है वो बिल्कुल वैसे नज़र आ रही है कि वो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पर्दे खरीद के वो फुल कवर कर ले विंडो को। ये मिंटू से आपको अंदरूनी कमरे की सिचुएशन बता रहा है। स्पीकर आपको यहाँ बता रहा है कि ये सिचुएशन है। आगे कहता है हुज विंडो शो अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड। स्ट्रिप होता है टुकड़ा, बिल्डिंग लैंड, बिल्डिंग लैंड का मतलब लिखें कोई प्लॉट, कोई हिस्सा। हुज विंडो शोज अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड। हुज बिल्डिंग, यानी उसकी जो बिल्डिंग थी, जिस वो कमरे में रह रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई प्लाट सा है, एक छोटा सा कोई टुकड़ा है प्लाट का। यानी हुज विंडो शोज अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग ब्ला, यानी अगर उसकी विंडो, चूंकि उसमें पर्दा नहीं है, अगर आप बाहर देखें तो आपको उसके बाहर एक छोटा सा प्लाट नजर आएगा। उस प्लाट की हालत भी आगे बताएगा। आगे था टॉस्के, उसमें झाड़ियां हैं। लीटर, उसमें बहुत सारे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। मिस्टर ब्लिनीज टुक माई बिट ऑफ द गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, यानी जो बाहर प्लॉट नज़र आ रहा है उसकी विंडो से, उसके अंदर झाड़ियां हैं बसीदा, उसके अंदर लिटर्ड हैं, कूड़ा करकट और इस तरह मैस पड़ा हुआ है। मिस्टर ब्लिनी टुक माई बिट ऑफ द गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। मिस्टर ब्लिनी मेरे बगीचे की देखभाल भी करता था। कौन बता रही है? लैंड लेडी। बेड अपराइट चेयर्स, 60 वाट बल्ब, नो हुक। आप देखें ये अजीबोगरीब किस्म की अंदरूनी हालत है कमरे की, गौर से साथ साथ नोट करते जाएं पॉइंट्स को। बेड, उसके रूम के अंदर एक बेड है, डेसोलेट सा, बिल्कुल बेतरतीब सा बेड है। अपराइट चेयर, उसमें एक सीधी जो, अपराइट का मतलब होता है सीधी, उसमें स्ट्रेट एक चेयर पड़ी हुई है। 60 वाट बल्ब, उसके अंदर 60 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है। नो हुक, उसकी कोई हुक भी नहीं है, ऐसे ही बस वो लगा। ठीक है जी, ये है पोजीशन उसके कमरे की कि वो भी 6 and 7 है। कमरा बिखरा हुआ है। इंसान की लाइफ जो है उसकी अरेंजमेंट बता देती है, वो कैसे रहता है, कितनी तरतीब से रहता है, उसकी हैंड राइटिंग बताती है, वो कैसा लिखता है, उसका कमरा बताएगा, उसका अरेंजमेंट जो है, वो चीज़ों को डील कैसे करता है, अरेंज कैसे करता है, सिचुएशन को कैसे डील करता होगा, वो उसकी जो सिमिट्री है उनके रूम की, वो ही बता देगी। तीसरा स्टैंजा देखिएगा। बिहाइंड द डोर, कैसा है? उस डोर, उसके कमरे के डोर के पीछे, यानी उस रूम के डोर, दरवाजे के पीछे, नो रूम फॉर हुक और बैग, कोई बैग या कोई किताब रखने के लिए कोई हुक नहीं थी। फॉर बुक, यानी बैग के लिए कोई हुक नहीं थी। नो रूम फॉर बुक्स और बैग, यानी नो रूम्स फॉर बुक्स और बैग, यानी कोई जगह नहीं थी जहां वो बैग रख सके या अपनी बुक्स रख सके। I'll take it। स्पीकर कहता है जैसा भी वो कमरा है मैं इसे लूंगा। I'll take it, कि मैं इसे लूंगा रेंट पे। दूसरे लफ्जों में कह रहा है, स्पीकर बोल रहा है, याद रखिएगा, डबल कोट में आया, स्पीकर कह रहा है। So it happens that I lie। So it happens that I lie। इसको अंडरलाइन कर लें। So it happens I lie। फिर ऐसा होता है कि मैं, अब वो कहता है कि फिर ऐसा होता है कि मैं लेट जाता हूँ जहाँ मिस्टर ब्लिनी लेटता है। अब मिस्टर ब्लिनी के साथ कंपेयर करेगा खुद को। मैंने पहले बताया ना, ऑटोबायोग्राफिकल टच है इसके अंदर।
तो अब स्पीकर जो है फिलिप लार्कन जो कमरा लेने गया है वो क्या करेगा, सो इट हैपेंस दैट आई लाई, फिर ऐसा होता है कि मैं लेट जाता हूँ किसके ऊपर, जहाँ मिस्टर ब्लिनी लेटता था उसी बेड के, वेयर मिस्टर ब्लिनी ले, जहाँ मिस्टर ब्लिनी लेटता था मैं वहीं लेट जाता हूँ। एंड स्टब एंड फैक्स, और फिर क्या करता हूँ मैं, स्टब एंड फैक्स। स्टब एंड फैक्स का लिखें, स्टब एंड फैक्स का मतलब होता है जो सिगरेट पीते हैं तो उसके जो 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 एंड पॉइंट होता है ना, उसके जो टुकड़े होते हैं, जो उसका रिमेनिंग पार्ट्स होता है वो ऐसे फेंकते हैं बाजू का, तो वो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, बुरे लगते हैं। तो मिस्टर ब्लिनी भी सिगरेट पीता था, लोन रहता था, तन्हा रहता था, एलिनेशन का शिकार था, सेपरेशन का शिकार था, और साथ साथ सॉलिट्यूड में रहता था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट नहीं था। इंट्रोवर्ट ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो लोगों से बातचीत नहीं करते, सिगरेट पीता रहता, घर में रहता, सॉलिट्यूड में, तन्हाई में। तो स्टब एंड फैक्स जो होते थे, जो वो सिगरेट के टुकड़े होते थे, वो उनको क्या करता था, एंड स्टब एंड फैक्स ऑन द सेम सॉसर्स सोविनर्स। तो मैं वैसे ही कहता, एस्ट्रे होती है जिसके ऊपर, ये घरों में अक्सर पड़ी होती है, जिसमें सिगरेट हम पी के उसके ऊपर रख देते हैं, कोई कागज़ वगैरह इस तरह। तो एस्ट्रे कहता मैं उसी तरह जो टुकड़े हैं सिगरेट के, ऑन द सेम सॉसर सोविनर्स, उसी एस्ट्रे पे रखूँगा जहाँ वो रखता था पी के। एंड ट्राई, और कोशिश करता हूँ, क्या कोशिश करता हूँ, स्टफिंग माई एयर्स विद द कॉटन्स वूल्स। और मैं क्या करता हूँ, इरिटेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं रुई लेता हूँ, कॉटन वूल लेता हूँ और अपने ईयर्स में उसको ठोंस लेता हूँ, उसमें रखता हूँ, किस लिए, टू ड्रॉन्स द जैबरिंग सेट ही एग्ड हर ऑन टू बाय। ये जैबरिंग सेट, रेडियो सेट, ही एगड। तो मैं कहता हूँ, कहता है फिर मैं जो कहता है रुई जो है वो कहता है कि अपने कानों में वैसे ही ठोंस लूँगा, उसको रखूँगा, टू ड्रॉन द जैबरिंग सेट। जैबरिंग सेट का मतलब रेडियो सेट। ही एगड हर ऑन टू बाय, वो रेडियो जो उसने बहुत शदीद रिक्वेस्ट की थी खरीदने के लिए, मिस्टर ब्लिनी ने रिक्वेस्ट की थी लैंड लेडी से रेडियो खरीदने के लिए, तो वही रेडियो उसको कहता है फिर मैं अपनी उसको कहता है उससे बचने के लिए, उसकी साउंड इरिटेशन से अपनी स्टफ़ कर लूँगा ईयर्स में वो रुई को, ताकि उसकी जैबर सेट, रेडियो की जैबरिंग सेट से, रेडियो की साउंड से बचने के लिए जो रिक्वेस्ट पे ख़रीदा गया था, लैंड लेडी ने उसको खरीद के दिया। आई नो दिस हैबिट, आई नो हिज हैबिट। अब कौन बता रहा है, अंडरलाइन कर लें, आई नो हिज हैबिट। लैंड लेडी बात कर रही कि मैं उसकी आदत को जानती हूँ। आई नो हिज हैबिट, व्हाट टाइम ही कैम डाउन, किस वक्त वो ऊपर से नीचे आता था, यानी जो उसका कमरा है उस कमरे से वो कब नीचे आता। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, कि वो प्रेफरेंस करता था चटपटी चीज़ें खाने पर ग्रेवी के अलावा। वाई, क्यों, ही केप्ट ऑन प्लंजिंग एट द फोर अवेज, वो हर वक्त जुड़ा रहता, सोचता रहता। प्लंजिंग का मतलब होता है गहराई में किसी चीज़ में जाना, प्लंज गोते खाना। वो हर वक्त 4 नंबर से जुड़ा रहता है, ये कोई गेम थी वो खेलता था, तो इस 4 नंबर से वो जुड़ा रहता था। लाइक वाइज देयर ईयरली फ्रेम्स, और कहता है और वो साल का, इसी तरह उसने एक साल का एक प्लान बनाया हुआ था, फ्रेम किया हुआ था, क्या, द फ्रिंटन फॉक। वो फ्रिंटन में अपने जो उसके लोग थे, रिलेटिव्स थे, उनको मिलने जाता। Who put him up for the summer holiday, वो समर हॉलीडे में फ्रिंटन फॉक्स जो उसके लोग हैं फ्रिंटन के अंदर, उनको मिलने जाता। एंड क्रिसमस एज सिस्टर हाउस इन स्टॉक, और स्टॉक के अंदर अपनी सिस्टर को क्रिसमस पे मिलने जाता। ये 2 ही उसके इवेंट्स थे जो वो करता था। बट इफ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिजिड विंड, अब यहाँ पे कहता है कि मैं, अब कहता है बट इफ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिज्ड विंड का मतलब लिखें कोल्ड विंड। वेयर एवर ऑब्जर्व, ही क्या, अब क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, सोच रहा है उसके बारे में। हाँ जी, यहाँ वो कहता है कि बट इफ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिज्ड विंड, अब उसके बारे में वो बता रहा है कि टॉसलिंग द क्लाउड्स ले ऑन द फस्टी बेड। फस्टी बेड, बेड का मतलब लिखें बसीदा बेड, टॉसलिंग होता है बिखरी हुई
बिखरे हुए बादल, टॉसलिंग का मतलब होता है बिखरना किसी चीज़ का, क्लाउड्स बादल्स, टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वाज होम्स एंड ग्रिंड एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड। कहता है कि बट इफ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिज्ड विंड टॉसलिंग द क्लाउड्स ले एंड फस्टी बेड, लेकिन कहता है कि उसको डज नॉट नो, कहता है स्पीकर कहता है नहीं जानता कि मिस्टर ब्लिनी जो है वो कभी उसने कोल्ड विंड या जो बादल थे, बिखरे हुए बादल थे, या उसके अंदर उसके घर के अंदर रूम के अंदर जो ये बिखरा हुआ बेड था या वो परेशानियाँ थी, क्या वो उसमें कभी मुस्कुराया? टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वाज होम, क्या जिस होम में वो रह रहा था कभी उसने उसके बारे में सोचा या परेशान हुआ? इसको टेलिंग हिमसेल्फ, क्या उसने कभी अपने आप से कहा कि जिस घर में वो रहता है कि वो उसके बारे में कभी उसने सोचा? एंड ग्रिम्ड, या कभी मुस्कुराया? एंड शिवर्ड, या कांपा कपाया? विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, किसी खौफ की वजह से, या शैबी, जो बुरा, शैबी का मतलब होता है बसीदा, बुरे उसकी कंडीशन की वजह से, क्या कभी उसने ये स्पीकर इसके बारे में नहीं जानता कि आया वो कभी अपनी लाइफ में अपने कमरे की हालत देखकर शैबी, बसीदा, बुरे कमरे की हालत देख कर कभी परेशानी आई या वो मुस्कुराया? ये उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि ये थॉट है, ये तो वही जानता है। द हाउ वी लिव मैयर आवर ओन नेचर, कहता है जैसे हम रहते हैं ये हमारी नेचर को ज़ाहिर करता है। दैट द हाउ वी लिव, जैसे हम रहते हैं, मैयर्स आवर ओन नेचर, ये हमारी नेचर के बारे में बताता है, या हमारी फितरत कैसी है ये हमारे रहने सहने का अंदाज जो है वो बताता है। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, और उसके पास कहता है कि कोई रिसोर्स, कोई उसके पास सोर्स नहीं था खुशी के लिए या कोई दिखावे के लिए उसके पास। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शेयर, और उसकी ज़िंदगी में उसके पास दिखाने को कुछ नहीं था, ना तो उसके पास कोई इल्म था, ना उसके पास कोई नॉलेज था, ना उसके पास कोई पर्सनैलिटी थी, कुछ नहीं था। नो गुड लाइफ टू शो टू अदर उसके पास। देन वन हायर्ड बॉक्स, उसके पास सिर्फ एक बॉक्स था, एक रूम था जहाँ वो रहता था। शुड मेक हिम प्रिटी श्योर, और उसके बारे में वो बड़ा श्योर था। क्या? ही वारंटेड नो बेटर आई डोंट नो, कि क्या जिस कंडीशन में वो रह रहा था क्या उसमें वो खुश था या परेशान था? आई डोंट नो, कहता मैं नहीं जानता। आई नो ओनली आई डिपिक्ट वट एवर आई सी द होम, the way of his living, but I don't know whether he was happy or sad, because that was his internal matter। कि इन सारे हालात में भी मिस्टर ब्लिनी कैसे रह रहा था? क्या वो खुशी महसूस करता था? क्या वो उस चीज़ को एंजॉय करता था? जैसे मिल्टन ने कहा था कि आपका माइंड जो है वो जन्नत को जहन्नम और जहन्नम को जन्नत बनाता है। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू इनर लाइफ। I do not know what kind of feeling Mr. Bellini was having while he was dealing in such kind of situation। shabby clothes, shabby उसका जो रूम है, हर चीज़ 6 and 7 है, परेशानी है, डिप्रेशन है, एलिनेशन है, अवे है, लोगों से दूर है, और इंट्रोवर्ट जो है लाइफ गुजार रहा है। क्या वो उसको भी इंजॉय कर रहा था या नहीं कर रहा था? It all depends on Mr. Bellini's mind and Mr. Bellini's heart, and Mr. Bellini happy or sad I don't know। वो कहता I only know, I only observe from his way of living, and the how we live measures our own nature। जैसे हम रहते हैं ये हमारी नेचर बताता है, फितरत को बता देता है। So that is all about Mr. Bellini। अब ना पेज नंबर ज़रा आइएगा 358 पे, करंट की बुक है, इससे हम पढ़ लेते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अगर इसमें आ जाए तो इंशाल्लाह आप अच्छे से कर लेंगे इसको। देखिएगा ऊपर, डिस्कस द यूज ऑफ एपिफेनी इन लार्कन्स, मिस्टर ब्लिनीज एंड एम्बुलेंस। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इसके अंदर एपिफेनी का मैंने कल भी बताया था कि जो इम्पल्सिव आइडिया आता है वैसे आप लिखते जाएँ तो वो एपिफेनी है। इंट्यूटिव मैनिफेस्टेशन आपको होता है, आपका विजन आपको कुछ टीच करता है, कुछ आइडियाज़ देता है, आप वैसे ही लिख देते हैं।
जैसे मिस्टिक आइडियाज़ आते हैं, मिस्टिक पोइट्स के ऊपर आइडियाज़ आते हैं और वैसे लिखते जाते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ डाउट एंड कंटेम्पलेशंस इन मिस्टर ब्लिनीज एंड चर्च गोइंग। मिस्टर ब्लिनी के अंदर या चर्च गोइंग के अंदर जो कंटेम्पलेशन है आपने बतानी है, कंटेम्पलेशन इसके अंदर भी मौजूद है। मैंने बताया कि जहाँ पोइट अपनी कंटेम्पलेशन से कोई चीज़ बता देता है वो क्या है, वो पोइट के वर्ड्स है, वो स्पीकर वहाँ पोइट बन जाता है। लैंड लेडी बताती है मिस्टर ब्लिनी के बारे में, तो साथ साथ पोइट जो है चीज़ें डिपिक्ट करता जाता है, ऑब्जर्व करता जाता है, वो भी कुछ बोलता जा रहा है, दोनों स्पीकर बनते हैं। What does the speaker in Mr. Bellini share with the farmer tenant of the room? जो फार्मर टेनेंट्स होते हैं उनमें स्पीकर जो है वो क्या चीज़ें शेयर करता है, हमने ये डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जी, द पोएम मिस्टर ब्लिनी पोर्ट्रेज एन imaginary individuals who lives in rented room inadequately furnished, यानी ये एक पोर्ट्रे करता है लाइफ को मिस्टर ब्लिनी के, जो अनफर्निश्ड रूम के अंदर रहता था, यानी उसमें हर चीज़ शैबी कंडीशन में है, टर्न एंड टर्टल है, 6 and 7 है, बिखरी हुई है, और हर चीज़ जो है वो 6-7 में पड़ी हुई है, और वो उसकी कंडीशन को शो करती है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बताती है। In the room, some of Mr. Bellini's habits have been specified. रूम के अंदर उसकी कोई हैबिट स्पेसिफाइड की गई हैं। फॉर इंस्टेंस ही प्रेफर्ड सॉस टू ग्रेवी, वो ग्रेवी की बजाय सॉस को ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाता था। ही यूज टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज विद हिज रिलेटिव्स इन फ्रिंटन, दैट ही यूज टू स्पेंड हिज क्रिसमस विद द सिस्टर इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर एक प्लेस है, तो वहाँ पे वो अपनी सिस्टर के पास जाता, फ्रिंटन जाता, रिलेटिव्स के पास एंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए वो जाता, अकेला था, अनमैरिड था। बट द स्पीकर डज नॉट नो वेदर मिस्टर ब्लिनी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द नेचर ऑफ द मैन इज जज बाय हिज हैबिट एंड लिविंग। लेकिन ब्लिनी जो था वो वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो इस चीज़ से इससे अवेयर था, द नेचर ऑफ द मैन इज जज बाय हिज हैबिट एंड लिविंग। उसकी हैबिट और लिविंग जो है उसकी नेचर बताती है। Mr. Bellini is an eccentric kind of old man who had no money. Eccentric का मतलब लिखें अजीबोगरीब। मिस्टर ब्लिनी एक अजीबोगरीब किस्म का इंसान था, बूढ़ा शख्स था जो उसके पास कोई दौलत नहीं थी, एंड नो लिटरेरी टेस्ट, और उसका कोई अदबी ज़ौक़ भी नहीं था। Who had no ambitions in his life, और उसकी ज़िंदगी में कोई एम्बिशन भी नहीं है। The poem is a monologue which brings out the characters of Mr. Bellini. Monologue का मतलब लिखें one character speaks to himself. जब character अपने आप से बातें करता जाता है उसको monologue कहते हैं, monologue कहते हैं। Monologue, ये एक monologue है which brings out the character of Mr. Bellini. The speaker's own character is also revealed through the description. Speaker का अपना character भी वो कहता है जी मैं मिस्टर ब्लिनी की जगह पे बैठता हूँ, मिस्टर ब्लिनी की जगह पे लेटता हूँ, उसी बेड पे लेटता हूँ, उसी तरह एस्ट्रे के ऊपर उठा के वो जो सिगरेट पी के डालूंगा। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन अपना शो कर देता है, अपने आप को रिजेम्बलेंस अपनी शो कर देता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है कि फिलिप लार्कन खुद वहाँ पे बैठ जाता है, तो ये ऐसे हमें लगता है कि जैसे फिलिप लार्कन की अपनी लाइफ है। आगे देखिए, द स्पीकर्स ओन कैरेक्टर इज आल्सो रिवील्ड थ्रू द डिस्क्रिप्शन। द स्पीकर स्किलफुल पोर्ट्रेयल ऑफ मिस्टर ब्लिनीज इज पार्शली अ सेल्फ पोर्ट्रेट बिकॉज ऑफ द इम्प्लाइड कंपैरिजन्स एंड कंट्रास्ट। द स्पीकर सीम टू रिजेंबल होता है किसी का बिल्कुल वैसा लगना, रिजेंबल मिस्टर ब्लिनीज इन सर्टन वे, यानी अगर हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो बड़ी हद तक मिस्टर ब्लिनी जो है वो हमें पोएट जैसा लगता है, स्पीकर जैसा ही लगता है। कैसे जी? द स्पीकर स्किलफुल पोर्ट्रेयल ऑफ मिस्टर ब्लिनी इज पार्शली अ सेल्फ पोर्ट्रेट बिकॉज ऑफ द इम्प्लाइड कंपैरिजन्स एंड कंट्रास्ट। द स्पीकर सीम टू रिजेंबल मिस्टर ब्लिनी इन सर्टन वे, यानी वो कुछ यानी वेज से हमें मिस्टर ब्लिनी जो है वो कैसा लगता है, वो बिल्कुल पोएट जैसा लगता है, वो बिल्कुल स्पीकर जैसा लगता है। मिस्टर ब्लिनी की जो हैबिट्स हैं, मिस्टर ब्लिनी के साथ जो मसाइल हैं वो हमें कैसे लगते हैं, वो स्पीकर जैसे लगते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिजेम्बलेंस रखता है पोएट से।
देखिएगा। द स्पीकर सीम टू रिजेंबल मिस्टर बिलिनी इन सर्टन वेज, though there are also sharp differences between the two. To some extent, Larkin himself is identified Mr. Bellini because once Larkin had once actually stayed in the boarding house and he felt greatly annoyed by the noise of the radio used in the neighborhood. And in this poem, Larkin had referred to the jabbering radio setting. आप रेडियो की जो इरिटेट करने वाली जो वॉइस है, वो मिस्टर फिलिप लार्किन के साथ, जो हमारा पोइट है, उसके साथ भी ये सिचुएशन पेश आ चुकी है और वो उसने उसके अंदर डाल दी। यानी ये पोइट की अपनी लाइफ है, उसने उसके अंदर डाल दी कि उसने भी वो एक कमरा लिया था, बोर्डिंग हाउस था, तो उसमें वो साथ बड़ी नॉइज़ आती थी, वो बड़ी आवाज़ उसकी ऊंची करते थे, उसकी वजह से वो परेशान होता तो कानों में रुई वगैरह डाल लेता। And this poem Larkin has referred to the jabbering radio set. Besides, Larkin had once stayed in the room of the boarding house which he found to be very shabby. Shabby का मतलब लिख लें पोसीदा, बुरी हालत, ठीक है जी। Thus, it seemed that the Larkin's own life, that of the Mr. Bellini, are almost interchangeable. However, the contrast between the two men is also emphasized. Despite all this, Mr. Bellini remains a mystery. The poem has a strange lucid होता है वाज़े, quality of mystery होता है कि जो मुबहिम हो, पुरस्रार हो। Novels in which the detective क्या करता है, try to reconstruct the dead or the departed man's life, यानी उसकी लाइफ को दिखाता है जो इस दुनिया में नहीं है। आप कहीं रह कर आए हों, कोई बंदा आपकी उस जगह को देखे, यार यहाँ पे लोग रहा करते थे, यहाँ उनका वॉशरूम था, यहाँ इनका किचन था, यहाँ पे वो कपड़े धोते थे, यहाँ पे वो जाते थे, यहाँ ऊपर आते कभी खिड़की के पास, कभी बिल्डिंग के पास, कभी कुछ टूटे हुए पर्दे, कुछ हाफ जो खिड़कियाँ टूटी हुई, तो ये सारी सिचुएशन हूबहू बता दे। तो बिल्कुल इसी तरह ही ये एक पोएम है। द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ मिस्टर बिलिनी इन द पोएम इज़ इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर। यानी पहला स्टैंजा आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आता है कि दूसरे स्टैंजे की सेंस जो है मुझे पता है कि अब ये हुआ होगा। यानी आप खुद ही वो दूसरे में इंटरेस्ट शो करते हैं कि पहली सेंस जो है वो दूसरे के साथ कोहेरेंट है, मैच करती है। Imagery used in the poem is very vivid होता है वाज़े। The detail of the rooms and the habits of Mr. Bellini have been depicted होता है शो करना, in a very graphic and realistic manner that one can distinctly imagine it. The poem also has a neat and compact स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट का मतलब लिखें प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट, पिथी। देयर आर नो डाइग्रेशन, कोई डाइग्रेशन नहीं है, कोई डिवर्जन नहीं, कोई डिवर्ट नहीं हो रहा, और सुपरफ्लूटीज इन द पोएम, ना तो सुपरफ्लूटी है ना डाइग्रेशन है। द पोएम इज रिटन इन अ कॉलोक्वल स्टाइल। कॉलोक्वल स्टाइल का मतलब लिखें आम फहम। नहीं जी, आज हमने मिस्टर बिलिनी और सारे स्टैंजा को डिस्कस किया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कर सकेंगे, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पढ़ा दी, और टुमारो इसकी जो एम्बुलेंस इसकी पोएम है इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे।